पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा अच्छे लाइक्स आते हैं तो मैं अगला वीडियो 1 घंटे से ऊपर लेकर आऊँगा। तो मैं वो लेकर हाजिर हूँ। तो जितने भी लोग यार थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं वो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट भी कर देना। अब चलते हैं अपने इंट्रो की तरफ। ये पार्ट भी वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था और ये हान ली की नज़र से शुरू होता है। 2 सिरों वाला एल्डर डेविल बड़ी भयानक हंसी हंसा और उसका शरीर हवा के एक झोंके की तरह धुंधला होकर गायब हो गया। हान ली के ठीक सामने बेजान खड़े सॉवरेन डेविल कॉप्स ने अचानक गुर्राते हुए अपने हाथ हिलाए और अपने पंजों से अनगिनत हरी लकीरें जैसी मार हवा में छोड़ दी। तभी काली रोशनी चमकी और एल्डर डेविल उन हरी लकीरों के वार के ठीक सामने प्रकट हुआ। उस डेविल के डरावने चेहरे पर एक कठोर भाव आया और उसने अपना एक हाथ तेजी से घुमाया। देखते ही देखते वे हरी लकीरें और भी घनी हो गईं और हवा को चीरने वाली पंजों की भयानक आवाजें गूंज उठीं। जब दोनों तरफ से टक्कर हुई तो उस काली रोशनी ने उन हरी लकीरों को आसानी से फाड़ दिया। डेविल का हाथ अजीबोगरीब तरीके से 1 मीटर लंबा हो गया था और उसने अपना हाथ सॉवरेन डेविल कॉप्स के शरीर में ऐसे घुसा दिया जैसे वहां किसी धातु का बना हो। जब उसने अपनी उंगलियां बाहर निकाली तो वहां एक कटोरे के आकार का बड़ा सा घाव हो गया जिससे बदबूदार काला खून बहने लगा। एक साधारण कल्टीवेटर के लिए ऐसा घाव जानलेवा होता, लेकिन एक कडावरन डीमन के लिए यह सिर्फ दर्द की बात थी। इस चोट ने उसे और भी हिंसक गुस्से से भर दिया। वह पीछे हटने के बजाय और आक्रामक हो गया और अचानक उसके हाथ से 3 मीटर लंबे नुकीले कांटे निकले जो सीधे एल्डर डेविल की ओर लपके। ये देखकर डेविल की आत्मा हैरान रह गई, क्योंकि सॉवरेन डेविल कॉप्स उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जिद्दी निकला था। उन नए कांटों ने उसे चौंका दिया, लेकिन जल्द ही वो डेविल मुस्कुराया और उसने अपने दोनों हाथ तेजी से अपने सीने की तरफ बढ़ाए। जैसे ही वे 3 कांटे बाहर निकले, उसने उन्हें अपने जेट ब्लैक कवच से ढके हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान लिए उसने अपनी पकड़ मजबूत की और उन कांटों को मरोड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले कि सॉवरेन डेविल कॉप्स के पंजे 2 टुकड़ों में बट जाते, अचानक 3 रंगों वाले कीड़ों का एक बादल वहां प्रकट हुआ और उसने डेविल को चारों तरफ से घेर लिया। इतनी करीब से हुई इस अचानक हलचल ने डेविल को भी अंदर तक हिला दिया, बावजूद इसके कि उसने अपने चारों ओर डेविलिश आर्ट्स का सुरक्षा घेरा बना रखा था। जैसे ही कीड़ों का वह बादल उसे ढकने वाला था, डेविल के चेहरे पर एक खूंखार भाव आया। उसने अचानक अपना मुंह खोला और काले रंग की लहरें छोड़ी ताकि वह अपने सामने मौजूद उन 3 रंगों वाले गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स को उड़ा सके। वहां एक अजीब नजारा दिखा। वे काली लहरें उन काले रंग के गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स से टकराईं, लेकिन उनकी रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। बस एक धीमी सी धमाके की आवाज हुई और वे एक एक करके फटने लगे, जिससे हवा में खून के लोथड़े फैल गए। ये होना ही था, क्योंकि काले रंग के गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स असली सुनहरे बीटल्स जितने मजबूत नहीं थे और एल्डर डेविल की शक्तिशाली आवाज की लहरों ने उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। तभी सॉवरेन डेविल कॉप्स ने अपना दूसरा हाथ उठाया। डेविल के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई और वह फिर से आंखों से ओझल हो गया। वह अचानक सॉवरेन डेविल कॉप्स के पीछे प्रकट हुआ और अपने जेट ब्लैक हाथ से एक जोरदार मुक्का मारा। ये हरकतें देखने में धीमी लग रही थीं, लेकिन जैसे ही वह कॉप्स पपेट पीछे मुड़ा, मुक्का सीधे उसके चेहरे पर लगा। उसी पल उस मुक्के से 1 फीट लंबे काले हड्डी के नुकीले कांटे निकले और कॉप्स पपेट के सिर के आर पार हो गए। उसका शरीर एक बार कांपा और फिर उसकी सारी हलचल बंद हो गई। एल्डर डेविल ने एक दुष्ट हंसी हंसी और उन हड्डी के कांटों से अचानक काली आग फैलने लगी। उसने कांटे बाहर खींचे और वह कॉप्स पपेट कुछ बार डगमगाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा, जो अब पूरी तरह काली आग की लपटों में था। इसके बाद वह डेविल उन गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स के बीच घुस गया और अपने मुक्के से निकले कांटों से उन पर वार करने लगा। जब हान ली ने देखा कि एल्डर डेविल उसके करीब आ गया है और उसका सॉवरेन डेविल कॉप्स उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ा है, तो उसने तुरंत पीछे हटकर दूरी बनाने का सोचा। उसी समय उसने अपने चारों ओर घूम रही सुनहरी तलवारों की ओर इशारा किया और उन पर लगातार कई स्पेल सील्स छोड़ दी, जिससे तलवारों की परछाइयों की एक के ऊपर एक परतें बन गईं और एक सुनहरी लहर तैयार हो गई। हान ली ने सोचा था कि वह इनका इस्तेमाल डेविल को दबाने के लिए करेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वह डेविल इतनी जल्दी उसके सॉवरेन डेविल कॉप्स को हरा देगा। हान ली की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और उसने मन ही मन खुद को कोसा।
उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने जब से सॉवरेन डेविल कॉर्प्स को परिष्कृत किया था, यह उसका पहला इस्तेमाल था और एल्डर डेविल ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। ये पता नहीं था कि वह पपेट बचेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल वह इस लड़ाई में दोबारा काम नहीं आने वाला था। यही सोचकर हान ली ने अपने सामने खड़े टाइगर डीमन पपेट्स को कंट्रोल किया और उन्हें सफेद रोशनी की तरह डेविल की तरफ दौड़ा दिया। वहीं दूसरी ओर विशाल टॉर्टॉइस पपेट्स हान ली के पास ही रहे और अपने मुंह से एकदम ठंडी रोशनी की किरणें छोड़ रहे थे। हान ली के सिर के ऊपर घूम रही तलवारों की परछाइयां गरजते हुए एल्डर डेविल को घेरने के लिए आगे बढ़ीं। ये देखकर डेविल ने एक ठंडी हुंकार भरी और अपने चारों हाथों को लहराया, जिससे उसकी मुट्ठियों और कोहनियों से अलग अलग आकार के हड्डी के कांटे बाहर निकल आए। वे कुछ टेढ़े थे तो कुछ सीधे, लेकिन सब के सब एक अजीब सी ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे और बेहद नुकीले थे। इससे पहले कि टाइगर डीमन पपेट्स उसके पास पहुंच पाते, डेविल धुंधला होकर गायब हो गया। अपना निशाना आंखों से ओझल होते देख वे पपेट्स हमला नहीं कर पाए। उसी पल काली रोशनी चमकी और वो डेविल एक टाइगर डीमन पपेट के ठीक पीछे दिखाई दिया। उसने बड़ी आसानी से अपने चारों हाथ घुमाए, जिससे वो पपेट काली रोशनी के साथ चमका और तुरंत कबाड़ के ढेर में बदल गया। उसका शरीर फिर से धुंधला हुआ और वो गायब हो गया। तभी दाहिनी ओर वाला एक पपेट काली रोशनी के साथ चमका और एक नुकीली हड्डी ने उसका सीना चीर दिया, जिससे वो तुरंत बेजान हो गया। हान ली ये सब बड़े गुस्से और डर के साथ देख रहा था और उसने अपनी सुनहरी तलवारों को उस डेविल का पीछा करने का आदेश दिया। लेकिन डेविल फिर से गायब हो गया और अगले ही पल एक ऐसी जगह प्रकट हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उस शक्तिशाली एल्डर डेविल की छिपने और हिलने डुलने की तकनीक एकदम सटीक थी। हर बार उसके प्रकट होने पर एक और टाइगर डीमन पपेट तबाह हो जाता। वे उसे जरा भी नहीं रोक पा रहे थे। हान ली को हमेशा इस बात का गर्व था कि वो अपने सामने आने वाले ज्यादातर कल्टिवेटर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब एल्डर डेविल की काबिलियत देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया। उसकी पिछली सारी लड़ाइयां इस दुश्मन के सामने कुछ भी नहीं थीं। अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का पूरा इस्तेमाल करने के बाद भी वो उस डेविल की चालों पर नजर नहीं रख पा रहा था। मन में डर के बावजूद जैसे ही वो एल्डर डेविल आखिरी टाइगर डीमन पपेट के पास पहुंचा और उसकी गर्दन से अपना हाथ बाहर निकाला, उसने अपनी बर्फीली नजरें हान ली पर टिका दी। उस नजर ने हान ली के रोंगटे खड़े कर दिए। जब से उसने नेसेंट सोल बनाई थी, उसने आज से पहले कभी इतना बेचैन महसूस नहीं किया था। हान ली ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। उसे समझ आ गया कि एल्डर डेविल की इस जादुई टेलीपोर्टेशन जैसी चाल के सामने ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन लगाना बहुत मुश्किल होगा। उसे वक्त पाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना ही होगा। ये सोचकर हान ली ने अपनी तलवारों की लहर की तरफ इशारा किया और उन्हें अपने सिर के ऊपर वापस बुला लिया। तलवारों की रोशनी से बनी वो सुनहरी लहर अब हान ली के चारों ओर एक सुरक्षा घेरे की तरह फैल गई। इसके तुरंत बाद हान ली ने एक मंत्र पढ़ा और उसके शरीर से बिजली के कड़कने की आवाजें आने लगीं। उसके शरीर से बिजली की घनी लहरें निकलीं और आपस में जुड़कर उसके शरीर पर बिजली के कपड़ों जैसा एक कवच बनाने लगीं। वे सुनहरी रोशनी के साथ लगातार चमक रहे थे। उसी समय उसने अपना मुंह खोला और बैंगनी रोशनी का एक गोला बाहर निकाला। एक कड़कड़ाहट के साथ उस गोले से बैंगनी आग की लपटें निकलीं और एक तीखी आवाज गूंजी। वो रोशनी का गोला बैंगनी आग के एक पक्षी में बदल गया, जो हान ली के चारों ओर उड़ने लगा और अपने पीछे बैंगनी अंगारे छोड़ता गया, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये वो पूरी पर्पल एपेक्स फ्लेम्स थी जिसे हान ली ने अब तक परिष्कृत किया था। हान ली की इन हरकतों ने एल्डर डेविल का ध्यान खींच लिया। उस डेविल के चेहरे पर एक दुश्मनी भरा भाव आया और वो एक पल के लिए वहीं रुक गया, जैसे वो देख रहा हो कि हान ली क्या करने वाला है, और फिर उसने अचानक हमला करने की तैयारी की। हान ली ने बिना किसी भाव के उस डेविल की तरफ देखा और अपना हाथ घुमाकर एक छोटी लाल तलवार निकाली। वो सिर्फ कुछ इंच लंबी थी, लेकिन उसका रंग पारभासी सुर्ख लाल था और वो खून की तरह चमक रही थी। उस तलवार के चारों ओर काले धुएं जैसी एक लकीर भी घूम रही थी। ये वही ब्लड डेविल स्वॉर्ड थी जो हान ली ने नैंगोंग वॉन की सीनियर मार्शल सिस्टर से ली थी। वो छोटी लाल तलवार हान ली के सामने हवा में कांपने लगी और इस्तेमाल से पहले ही हवा में खून जैसी गंध फैल गई। हान ली जानता था कि इस तलवार का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस वक्त बात जान पर बनाई थी। उसने तलवार पर अपनी ब्लड एसेंस की एक फुहार छोड़ी और वो तलवार चमकने लगी और देखते ही देखते 1 फीट लंबी होकर हवा में तैरने लगी। हान ली ने गंभीरता से तलवार का हत्था पहरा और उसे देखते ही उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की असली ऊर्जा यानी कि ट्रू एसेंस बहुत तेजी से उस तलवार में खिंची जा रही है। उसने घबराकर तुरंत अपना हाथ हटाया और तलवार से अपना संबंध तोड़ लिया, क्योंकि वो उसकी दुष्ट प्रकृति से डर गया था। फिर खुद को संभालकर उसने तलवार दोबारा पकड़ी और सामने खड़े एल्डर डेविल की ओर देखा।
जब एल्डर डेविल ने उस तलवार को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए और उसकी नजरें उस पर टिक गईं। एल्डर डेविल के चेहरे के भाव देखकर हानली उलझन में पड़ गया। कुछ पल सोचने के बाद एल्डर डेविल ने पहचान लिया कि वो तलवार क्या है और उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, बहुत अच्छे, मैंने नहीं सोचा था कि हमारे संसार के पवित्र औजार यहां रह गए होंगे। अगर तुम वो सीक्रेट टूल मुझे सौंपने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें यहां से जाने दूंगा। हैरान होकर हानली ने भौएं से कोड़ी और पूछा, सीक्रेट टूल? क्या ये एल्डर डेविल रेल्म का कोई जादुई औजार है? एल्डर डेविल ने जोर से सांस ली और उसे घूरते हुए बर्फीले लहजे में बोला, पवित्र संसार की बातें तुम्हारे काम की नहीं है। मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि क्या तुम मेरी बात मानते हो या नहीं। अगर तुम एक इंसान कल्टीवेटर होते तो अपनी जान बचाने के लिए ये बात मानने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन तुम ही। इतना कहकर हानली के चेहरे पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। जब एल्डर डेविल ने यह सुना तो उसने हैरानी में अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि हानली ने जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया था। उसने हानली के सामने मौजूद स्वर्ड ब्लर, पर्पल फ्लेम बर्ड और ब्लड डेविल स्वर्ड पर कई बार अपनी नजर घुमाई और फिर एक बार फिर गहरी नफरत के साथ हानली को घूरने लगा। हानली ने भी खामोशी से उसे पलटकर घूरा। उसकी पीठ पर थंडरस्टॉर्म विंग्स धीरे धीरे फैलने लगे और उसके शरीर में मैजिक पावर तेजी से दौड़ने लगी। उसी पल दूर एक जोरदार धमाका हुआ और वे दोनों अपनी नजरें उधर घुमाने पर मजबूर हो गए। वहां उन्हें एक तेज चमकती रोशनी दिखाई दी। अलग अलग रंगों के कई बॉल्स ऑफ लाइट उस ब्लैक लाइट बैरियर पर प्रहार कर रहे थे और देखते ही देखते उसे पिघला दिया। इसके बाद डेविल के 3 डेविलिफाइड ट्रेजर्स, एक रिंग, एक स्मॉल स्वर्ड और एक स्पेल फ्लैग सामने आ गए। हालांकि उनकी डेविलिश लाइट अब धुंधली पड़ चुकी थी, जिससे लग रहा था कि उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि एल्डर डेविल का पूरा ध्यान हानली पर था, उसने सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग की पार्टी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। भले ही ये तीनों कल्टिवेटर्स अभी अर्ली नेसेंट सोल स्तर पर थे, लेकिन उनके पास युद्ध का काफी अनुभव था। उन्होंने अपनी गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल करके उन रुकावटों को तोड़ दिया था जिन्होंने उनके ट्रेजर्स को जकड़ रखा था। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी देर पहले एल्डर डेविल की तेज और अजीब चालें देखीं तो उनके दिल दहल गए। हानली के करीब जाने का जोखिम उठाने के बजाय उन्होंने दूर से ही अपने ट्रेजर से डेविल पर हमला करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि इससे उसका ध्यान भटक जाएगा। वे तीनों अच्छी तरह जानते थे कि उससे निपटने की मुख्य ताकत हानली ही है। अगर हानली हार गया तो वे तीनों बेबस हो जाएंगे। हानली इस बात से खुश था कि वे तीनों इस समय कुछ मदद कर पा रहे हैं। अगर वे उसे ऑरिएट स्वर्ड फॉर्मेशन लगाने के लिए पर्याप्त समय दे दें तो ये बहुत अच्छा होगा। यही सोचकर हानली ने दोबारा एल्डर डेविल की तरफ देखा। तभी ट्रेजर्स को अपनी ओर आते देख डेविल ने भी हानली को एक बार फिर देखा। उसके घोस्ट हेड की आंखें टिमटिमाई और वो शैतानी मुस्कान के साथ कई आफ्टर इमेजेस बनाता हुआ गायब हो गया। हानली का दिल धड़क उठा और उसने अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज से तेजी से चारों ओर देखा। जो उसने देखा उससे वो चौंक गया। बुरा हुआ, सावधान रहो, हानली चिल्लाया और उसने तुरंत अपने विशाल टॉर्टॉइस पपेट्स को सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग की पार्टी के पास ब्लू लाइट की बीम छोड़ने का आदेश दिया। वे तीनों बुरी तरह डर गए और मन ही मन कोसने लगे जब उन्हें एहसास हुआ कि एल्डर डेविल ने फिलहाल हानली से लड़ना छोड़ दिया है और वो उनकी तरफ बढ़ रहा है। हानली की चालें और खासकर ब्लड डेविल स्वॉर्ड देखने के बाद एल्डर डेविल को लगा कि वो हानली को जल्दी नहीं हरा पाएगा। क्योंकि इन 3 अन्य कल्टिवेटर्स की दखलंदाजी सिर्फ मुश्किलें बढ़ा रही थी, उसने फैसला किया कि वो अपने मुख्य दुश्मन से निपटने से पहले इन छोटी बाधाओं को खत्म कर देगा। उन तीनों नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स के चारों ओर 10 से ज्यादा मोटी रोशनी की बीम निकली, जिससे हवा में बर्फीली क्यू भर गई। तीनों कल्टिवेटर्स से महज 30 मीटर दूर एक काली आकृति झलकी और फिर एल्डर डेविल वहां प्रकट हो गया। हालांकि उन कल्टिवेटर्स ने खुद को तैयार कर रखा था, फिर भी उसकी असाधारण रफ्तार देखकर उनके होश उड़ गए। किस्मत से तीनों ने बड़ी कुशलता से काम किया। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ उठाए और एक रेड फॉक्स और एक बड़ा टैलिस्मैन निकाला। जहां तक डाओइस्ट हेवन क्रिस्टल की बात है, उसने अपने हाथों से एक इनकैंटेशन बनाया और उसके 2 भयानक पपेट्स सुरक्षा घेरे से तेजी से बाहर निकले। टैलिस्मैन की सुरक्षा में वो रेड फॉक्स भी उनके साथ दौड़ पड़ी। टैलिस्मैन सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर कई बार फटा और आग का एक बादल पैदा किया। वो लोमड़ी फिर उस बादल में कूद पड़ी और उसमें समाकर तुरंत गायब हो गई। ये आग की चालों में माहिर एक दुर्लभ स्पिरिट बीस्ट लग रहा था।
जब डेविल ने देखा कि असाधारण ऑरा वाले 2 पपेट्स उस पर झपट रहे हैं, तो उसने बिना किसी भाव के अपने चारों हाथों को जोड़ियों में थपथपाया। उनके टकराने से अंतरिक्ष फटने जैसी आवाजें आईं और उसकी हथेलियों में चमकदार काली रोशनी पैदा हुई। इन चारों हाथों ने उस काली रोशनी को पकड़ा और हर हाथ ने उसका एक हिस्सा अलग कर लिया, जिससे हर हाथ में चमकदार काली रोशनी के गोले बन गए, जो फिर 4 अजीब ब्लैक लाइट ब्लेड्स में तब्दील हो गए। ये ब्लेड्स सिर्फ 2 फीट लंबे थे और उनके सिरे खंजर की तरह मोटे और मुड़े हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि ब्लेड का शरीर लगातार कांप रहा था और उससे एक तेज चीखने जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कि वो आसपास के स्पेस को मरोड़ रहा हो। जैसे ही वे ब्लैक ब्लेड्स बने, डेविल का इंसानी सर दर्द से कराहने लगा और उसका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद हो गया, जैसे कि उसके शरीर की ब्लड एसेंस बहुत ज्यादा खर्च हो गई हो। वहीं दूसरी ओर जैसे ही वे ब्लैक लाइट ब्लेड्स कांपे, उसके घोस्ट हेड के तेवर और भी सख्त हो गए। फिर एक हवा के झोंके के साथ वो ब्लू पपेट की तरफ झपटा। जाहिर है उस पपेट को कोई डर नहीं था। उसने ग्रे यिन-ची की एक बड़ी धुंध उगली और उसे लहर की तरह आगे बढ़ा दिया। दूसरे पपेट ने अपने हाथ उठाए और नीली रोशनी चमकी, जिससे उसके हाथों से बर्फ के 10 से ज्यादा धागे निकले और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। जहां तक स्कारलेट पपेट की बात है, उसने भी यिन-ची उगली और अपने हाथों से रोशनी के लाल ड्रिल छोड़े, जिससे एल्डर डेविल पर एक और हमला हुआ। उसी पल आग का वो उमड़ता हुआ बादल एल्डर डेविल के सिर के ऊपर आ गया। अब डेविल पर 3 तरफ से हमला हो रहा था। एल्डर डेविल ने बड़ी आसानी से अपने चारों हाथ हिलाए और अपने ब्लेड से 4 घूमते हुए अर्धचंद्र छोड़े। फिर वे चारों आपस में जुड़कर 2 क्रॉस बन गए और हवा को चीरते हुए अलग अलग पपेट्स की तरफ बढ़ गए। जब एल्डर डेविल इन हमलों में उलझा हुआ था, तभी आग के बादल से 1 मीटर बड़ा पंजा बना और उसने अपने लंबे और नुकीले नाखूनों से डेविल के गोस्ट हेड को पकड़ने की कोशिश की। बर्फ के वो नीले धागे और लाल ड्रिल यिन-ची के दूसरी तरफ से बाहर निकले और सीधे एल्डर डेविल के शरीर की ओर बढ़े। एल्डर डेविल के चारों हाथ हिले और वो लाइट ब्लेड्स धुंधले हो गए, क्योंकि उसने रोशनी की कई लहरों को एक साथ मिला दिया था, जिससे काली रोशनी का एक विशाल गोला बन गया। जब पपेट्स के हमले उस गोले से टकराए, तो उसने एक चीख के साथ उन हमलों को अंदर खींच लिया। पलक झपकते ही नीली और लाल रोशनी चूर चूर होकर बिखर गई। जैसे ही ऐसा हुआ, आग का वो पंजा घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काली रोशनी का एक कोड़ा वहां चमका और उसने उस पंजे को पूरी तरह उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद आग के बादल से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। गोस्ट हेड के चेहरे पर एक जंगली भाव आ गया और उसकी काली बैंगनी जीभ खून से लथपथ होकर बाहर लटक गई। फिर एक हल्की दहाड़ के साथ एल्डर डेविल का शरीर ओझल हो गया और वो आग के बादल के बीचों बीच प्रकट हुआ। आग का बादल मचलने लगा और जल्द ही उस फायर रेड फॉक्स के मांस और अंगों के टुकड़े हवा में बिखर गए। उन तीनों कल्टीवेटर्स की आंखें फटी रह गई जब उन्होंने उस फायर रेड फॉक्स को पल भर में मरते देखा। उसका मालिक, वो अनजान बूढ़ा व्यक्ति, ये नज़ारा देखकर बहुत ज्यादा दुखी था। एल्डर डेविल के चेहरे पर एक अजीब भाव था और उसका शरीर फिर से गायब हो गया। फिर ग्रे यिन-ची के बादलों से काली रोशनी चमकी और उसके बाद एक के बाद एक 2 धमाके हुए। डाओइस्ट हेवन क्रिस्टल का चेहरा उतर गया और वो सफेद पड़ गया। बिना कुछ सोचे उसने अपनी आस्तीन झटकी और हवा के एक झोंके से उस यिन-ची को उड़ा दिया। उसने देखा कि उसके दोनों पपेट्स टुकड़ों में बिखर चुके थे और एल्डर डेविल का वहां कोई निशान नहीं था। उस समय वे तीनों अपने नुकसान का शोक मनाने की हालत में नहीं थे और सिर्फ दहशत में इधर उधर देख रहे थे। उन सब ने अपने स्टोरेज पाउचेस से और ट्रेजर्स निकाले और खुद को तैयार किया। तभी उन्हें पास में अंतरिक्ष की हलचल सुनाई दी, जहां एक 100 मीटर ऊंचा काला पहाड़ दिखाई दिया। ये हान नी का 1000 फोल्ड माउंटेन था। फिर वो जोर से नीचे की ओर गिरा। ये देखकर कि स्थिति खतरनाक हो गई है, हान ली ने उन्हें अस्थायी मदद देने के लिए उसे उनके पास बुलाया था। इससे पहले कि वो पहाड़ नीचे जमीन पर गिरता, उसके नीचे काली रोशनी की एक झलक दिखाई दी, जिससे एल्डर डेविल का चेहरा सामने आया, जिसके भाव बेहद ठंडे थे। उसने अपने चारों हाथ आसमान की तरफ उठाए और वे चारों लाइट ब्लेड्स एक गोले में सिमट गए और फिर उन्होंने एक 3 मीटर ऊंचे काले ब्लेड का रूप ले लिया, जिसकी धार बिजली की तरह कड़क रही थी। उस ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़कर उसने पहाड़ के निचले हिस्से पर प्रहार किया और उस काले ब्लेड से काली रोशनी का एक पतला अर्धचंद्र खामोशी से निकला। पहाड़ का निचला हिस्सा तेज रोशनी के साथ फटा और पूरा पहाड़ डगमगाने लगा। उसके बीच में एक चिकनी और चमकदार दरार दिखने लगी। वो दरार धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलती गई, जब तक कि पूरा पहाड़ 2 हिस्सों में नहीं बट गया। फिर वे दोनों हिस्से अपने निशाने से दूर गिर पड़े। एल्डर डेविल वहीं नहीं रुका।
उसने नफरत भरी नजरों से उन कल्टीवेटर्स के सुरक्षा घेरे को देखा और अपना विशाल काला ब्लेड उठाया। उसने उसे घुमाया और एक और पतला काला अर्धचंद्र छोड़ा। तीनों कल्टीवेटर्स के चेहरे पूरी तरह सफेद पड़ गए थे और उन्होंने डर के मारे एक दूसरे की ओर देखा। ये साफ था कि वो सुरक्षा घेरा इतने भयानक हमले को सहन नहीं कर पाएगा। उनके शरीर रोशनी से चमकने लगे और वो उस सुरक्षा घेरे को छोड़कर अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग सीधा हान ली की तरफ उड़ा। जहां तक डाओइस्ट हेवन क्रिस्टल और उस दूसरे बूढ़े व्यक्ति का सवाल है, वे वी वुवाया की तरफ भागे। बुरा हुआ। एल्डर डेविल की खौफनाक रफ्तार को देखते हुए हान ली जानता था कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन चूंकि वो उस समय ऑरेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन के आखिरी कदमों को पूरा कर रहा था, वो खुद जाकर उन्हें नहीं बचा सकता था। जैसे ही उसने अपने चारों ओर मंत्रों की एक बौछार छोड़ी, वो बस इतना ही कर सका कि अपने 12 दर्जन टर्टल पपेट्स को अपनी पीठ से बर्फ के तीखे नुकीले तीर छोड़ने का आदेश दिया। वे तीर एल्डर डेविल को घायल तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वे उसका रास्ता रोककर उन तीनों कल्टीवेटर्स को भागने का मौका दे सकते थे। वो काली अर्धचंद्राकार रोशनी की धार मल्टी लेयर्ड बैरियर को ऐसे चीरती हुई निकल गई जैसे घास काटी जा रही हो, और देखते ही देखते बैरियर धूल के कणों की तरह बिखर गया। जब एल्डर डेविल ने उन तीनों को बैरियर से बाहर निकलते देखा तो उसने उनकी तरफ बड़ी हिकारत और मजाक भरी नजरों से देखा। जैसे ही हानली के कछुआ कठपुतलियों ने चारों ओर हजारों बर्फीले नुकीले तीरों की बौछार की, एल्डर डेविल ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए विशाल ब्लेड को हवा में घुमाया। उसके हाथों की हरकत इतनी तेज थी कि वहां रोशनी का एक गोला सा बन गया, जिसे चीरकर 3 मीटर लंबे 2 काले भाले यानी ब्लैक लैंसेस बाहर निकले। उसने एक के बाद एक उन्हें हवा में उछाला। एक भाला उस अनजान बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ा, जबकि दूसरा सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग की ओर लपका। जल्द ही हानली के पपेट्स के हजारों तीरों ने उस इलाके को पाट दिया, लेकिन एक भयानक चीख के साथ वे दोनों काले भाले अचानक गायब हो गए। जहां तक एल्डर डेविल की बात थी, उसका शरीर धुंधला हुआ और वो पलक झपकते ही 70 मीटर दूर जा खड़ा हुआ और आसानी से उन बर्फीले तीरों की जद से बाहर निकल गया। उसी पल उस अनजान बूढ़े आदमी ने अपने पीछे से एक चीख सुनी और उसका दिल बैठ गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने चांदी का एक अष्टकोणीय पदक बाहर फेंका जो उसने बचाकर रखा था, और अपने चारों ओर चांदी की रोशनी का एक सुरक्षा कवच बना लिया। ऐसा करने के बाद उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ और उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो अनजान बूढ़ा आदमी हैरानी से उस खाली जगह को देखता रह गया। इससे पहले कि उसे समझ आता कि क्या हो रहा है, ठीक उसके बगल से एक और चीख गूंजी। जैसे ही काली रोशनी चमकी, वो काला भाला अचानक बैरियर से जा टकराया। काली और चांदी जैसी चमक आपस में उलझ गईं और वो काला भाला मुड़ता हुआ बैरियर को भेद कर सीधा उस बूढ़े आदमी के पेट में जा घुसा और वहां फट गया। इससे पहले कि वो बूढ़ा आदमी चिल्ला भी पाता, उसकी मौत हो गई और उसके शरीर के चिथड़े हवा में बिखर गए। तभी वहां चांदी जैसी रोशनी का एक गोला उभरा। ये उसका नेसेंट सोल था। वो अपनी ही मौत के मंजर को देख गहरे सदमे में था। उस देरी का फायदा उठाकर धमाके से बची हुई काली रोशनी की कतरनों ने एक जाल में बदल दिया और फौरन उस नेसेंट सोल को दबोच लिया। नेसेंट सोल के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। उसने जल्दी से एक मंत्र बनाया। वो चांदी की रोशनी के साथ तेजी से झिलमिलाया और इंस्टेंट मूवमेंट की तकनीक से गायब होने की कोशिश की। लेकिन जब नेसेंट सोल दोबारा प्रकट हुआ तो वो सीधा उसी जाल में जा फंसा। जाल ने उसे कस लिया और वो काली रोशनी के गोले में कैद हो गया। इधर दूसरा काला भाला उसी वक्त सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग की पीठ तक पहुंच चुका था। चूंकि सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग अब तक ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स की अपनी पिछली लड़ाई की थकान से उभर नहीं पाए थे, इसलिए उनके लिए इस अजीबोगरीब हमले का सामना करना और भी मुश्किल था। वो मन ही मन खुद को कोसने लगे और बचने के लिए अपना नेसेंट सोल बाहर निकालने की तैयारी करने लगे। तभी सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग के पीछे की जगह में एक हलचल हुई और एक 3 मीटर लंबी गहरे लाल रंग की तलवार की रोशनी उस काले भाले के रास्ते में आ गई। वो तलवार की रोशनी खून जैसी लाल थी और उसमें एक दुष्ट ऊर्जा भरी थी। उस लाल तलवार की धार ने काले भाले को बीच में ही रोक दिया। काले और लाल रंग की ताकतें आपस में भिड़ीं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गईं। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग बड़ी राहत के साथ हानली की तरफ उड़े। चेहरे पर पीलापन लिए हानली ने अपनी ब्लड डेविल सॉर्ड नीचे की और अपने सीनियर भाई की तरफ एक फीकी मुस्कान दी। सीनियर मार्शल ब्रदर ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया और जितनी जल्दी हो सके हानली के पास पहुंच गए। किस्मत ने डाओइस्ट हेवन क्रिस्टल का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसे बचाने वाला कोई नहीं था। जब उसने देखा कि उस अनजान बूढ़े का नेसेंट सोल पास ही फंस चुका है, तो उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया और उसने भागने की रफ्तार बढ़ा दी।
पर तभी वो 2 सिर वाला एल्डर डेविल अचानक उसके सामने आ धमका। डाओविस्ट हेवन क्रिस्टल की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने तुरंत अपने मुंह से एक छोटी क्रिस्टल की तलवार निकाली। एक जादुई मंत्र के साथ वो तलवार सफेद चमकती रोशनी की कई धाराओं में बदल गई। जैसे ही वो रोशनी की धाराएं एल्डर डेविल के पास पहुंची, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा और वो नजरों से ओझल हो गया। डाओविस्ट हेवन क्रिस्टल का दिल डूबने लगा और वो वहां से भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हिलना शुरू किया, उसका सुरक्षा कवच जोर जोर से थरथराने लगा और उसमें से धमाके की आवाजें आने लगीं। उसी पल उसका अपने जादुई शक्ति पर कंट्रोल खो गया और वो अचानक वहीं रुक गया। ये तो बुरा हुआ। डाओविस्ट हेवन क्रिस्टल के चेहरे पर खौफ छा गया। उसका सुरक्षा कवच टूट गया और तभी एक काला पंजा उसके पेट को चीरता हुआ सीधा अंदर घुसा और उसके बाहर निकलने से पहले ही उसके ध्यानत्यन से नेसेंट सोल को बाहर खींच लिया। एल्डर डेविल ने डाओविस्ट हेवन क्रिस्टल की बेजान लाश से अपना हाथ बाहर निकाला और अगले ही पल वो लाश काली शैतानी आग में जलकर राख हो गई। डाओविस्ट हेवन क्रिस्टल का नेसेंट सोल डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जब एल्डर डेविल की पकड़ थोड़ी ढीली हुई तो उसे भागने का एक मौका मिला। उस पल नेसेंट सोल खुश हुआ और बिना कुछ सोचे समझे सफेद रोशनी के साथ चमकते हुए करीब 30 मीटर दूर भागने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जगह बदल पाता, एल्डर डेविल के भूतिए सिर ने उसे देखकर एक कुटिल मुस्कान दी और अपना मुंह खोला। उस मुंह से बैंगनी रंग की कोई चीज बिजली की तेजी से निकली और नेसेंट सोल के शरीर में धंस गई। ये उस भूतिए सिर की जीभ थी। उसने खींचकर डाओविस्ट हेवन क्रिस्टल के नेसेंट सोल को अपने चौड़े मुंह के अंदर कर लिया। उसने उसे कई बार चबाया और उस भूतिया सिर के चेहरे पर काली रोशनी चमकने लगी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे बड़ा मजा आ रहा है। इसके बाद उसने पास में फंसे हुए दूसरे नेसेंट सोल को भी इशारा करके बुलाया और उसे भी अपने मुंह में गटक गया। इन 2 नेसेंट सोल्स को खाकर उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह की ताकत काफी बढ़ गई है। फिर वो शांति से मुड़ा और हान ली और सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग की तरफ देखने लगा। उसने अपनी जीभ अंदर खींची और उसके चेहरे पर अब और भी ज्यादा भूख दिखाई दे रही थी। जब सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग ने देखा कि कैसे एल्डर डेविल ने डाओविस्ट हेवन क्रिस्टल और उनके दोस्त को जिंदा निगल लिया, तो उनका चेहरा डर के मारे ऐंठ गया। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो हानली की तरफ न भागे होते और हानली ने उनकी मदद न की होती तो उनका अंजाम भी यही होता। सोचिए, बाहर की दुनिया के ये दिग्गज नेसेंट सोल स्तर के कल्टीवेटर्स इस राक्षस के एक ही वार में ढेर हो गए। ये सचमुच यकीन के काबिल नहीं था। हानली का इतनी देर तक उस शैतान से लोहा लेना और सिर्फ मामूली बढ़त खोना उनकी गजब की काबिलियत को दर्शाता था। सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग को अब यकीन हो गया था कि हानली को अपने पंथ में शामिल करने का उनका फैसला कितना सही था। मन में बेचैनी लिए उन्होंने हानली की ओर देखा। हानली का चेहरा गंभीर था, पर वो पूरी तरह शांत थे। उन्होंने पहले ही ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन बिछा दिया था और बढ़ती हुई युद्ध शक्ति ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया था। उन्होंने 1 किलोमीटर दूर चल रही मुख्य एल्डर डेविल की लड़ाई पर नजर डाली। वहां काले रंग की शैतानी आग 1 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी और उसने वे वुवैया के हरे बादलों को घेर रखा था, जो उसे धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। वो जहर का बादल जो पहले 50 मीटर चौड़ा था, अब घटकर सिर्फ 1/3 रह गया था और किसी भी वक्त खत्म हो सकता था। एंसेस्टर लिंगहू और वो सफेद कपड़ों वाली महिला अभी के लिए उस हरे बादल के अंदर सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें अपनी पूरी ताकत और खजाने झोंकने पड़ रहे थे। हानली ने एक ठंडी आह भरी। वो जानते थे कि वे वुवैया और बाकी लोग ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, फिर भी वो अभी उनके बारे में नहीं सोच सकते थे। उन्हें अपना पूरा ध्यान अपने सामने खड़े 2 सिरों वाले एल्डर डेविल पर लगाना था। उन्हें देखना था कि क्या वो ऑरिएट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इसे मार सकते हैं। उसी पल वो 2 सिरों वाला एल्डर डेविल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। हानली ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बिना कुछ बोले हाथ ऊपर उठाकर एक जादुई ताबीज छोड़ा। रोशनी के एक झटके के साथ एक काला भूतिया हाथ वहां प्रकट हुआ और सामने से आते एल्डर डेविल को पकड़ने के लिए झपटा। उसी वक्त हानली ने अपनी आस्तीन लहराई और नीले रंग की दर्जनों उड़ती तलवारें बाहर निकालीं। वे तलवारें गूंजी और नीली रोशनी के साथ मिलकर एक विशाल ब्लेड बन गई, जिससे एक जबरदस्त दबाव महसूस होने लगा। हानली ने एक मंत्र बनाया और एल्डर डेविल की ओर इशारा किया। वो विशाल तलवार धुंधली होकर गायब हुई और अचानक शैतान के सिर के ऊपर प्रकट होकर बिना किसी देरी के सीधे नीचे की तरफ वार किया। शैतान ने एक अजीब सी आवाज में हंसा और अपने हाथ जोड़कर एक विशाल काली तलवार बुला ली। उसने उस काली तलवार से हानली की नीली तलवार का मुकाबला किया। एल्डर डेविल समझ गया था कि ये हानली का खास जादुई हथियार है और वो इसे चकनाचूर करके हानली की रूह को चोट पहुंचाना चाहता था।
जहां तक उस भूतिए पंजे की बात थी, शैतान ने बड़ी हिकारत से अपना एक हाथ उठाया और उस पर अपनी काली ऊर्जा की एक धार छोड़ी, जिसने उस पंजे को वहीं जकड़ लिया। वो पंजा उस ऊर्जा को फाड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो बेकार था। वो काली ऊर्जा किसी कीड़े की तरह थी जो कटने पर बार बार और भी ताकतवर होकर जुड़ जाती थी। तभी उस काली और नीली तलवारों के बीच जोरदार टक्कर हुई और एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। काली और नीली रोशनी के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई। वो काली तलवार एक भारी आवाज के साथ कांपने और मुड़ने लगी। वहीं नीली तलवार धीरे धीरे पीछे तो धकेली जा रही थी, पर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था और वो अब भी पूरी ताकत में थी। दो सिरों वाले एल्डर डेविल ने उस तलवार को देखने के लिए अपने सिर उठाए और दोनों चेहरों पर हैरानी के भाव थे। हालांकि हानली ने इन बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड्स को ज्यादा समय तक तराशा नहीं था, न ही उनमें और एक एसेंस मिलाया था, लेकिन उन्होंने इन्हें रिफाइंड क्रिस्टल से निखारा था, जिससे इनकी मजबूती आम जादुई हथियारों से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। भले ही उनकी हमला करने की ताकत थोड़ी कम थी, पर इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो इन्हें तोड़ सकें। नतीजा ये हुआ कि उस शैतानी ऊर्जा ने कितनी ही कोशिश क्यों न की, वो उन जुड़ी हुई बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड्स को तोड़ नहीं पाई। तभी उस देरी के बीच वो नीली तलवार अचानक बिजली की कड़क के साथ गूंजी और उसमें से सुनहरी बिजली की अनगिनत लहरें निकलने लगीं। जैसे ही वो उस काली तलवार से टकराईं, वो काली तलवार तुरंत बिखर गई। अब सामने कोई रुकावट नहीं थी और वो बिजली से भरी विशाल तलवार पूरी ताकत के साथ एल्डर डेविल के सिर पर जा गिरी। एल्डर डेविल ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो विशाल तलवार गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू से बनी होगी। घबराहट में वो तेजी से पीछे हटा। काली रोशनी की एक चमक के साथ वो 30 मीटर दूर जा खड़ा हुआ और भारी बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड का वार खाली चला गया। डेविल वहां रुका और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उसने अपने चारों हाथों को एक साथ जोड़ा और काले तेज के 2 गोले तैयार किए। वो काली रोशनी टिमटिमाई और प्रकाश के वे गोले 2 गुनगुनाते हुए काले भालों लैंसेज में बदल गए। डेविल ने अपने दांत पीसते हुए उन काले भालों पर ब्लड एसेंस के 2 बादल थूके। वे अचानक कांपने लगे और खून की तरह लाल हो गए। ये करने के बाद डेविल के दोनों सिर थोड़े सुस्त दिखने लगे, जैसे उसने अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया हो। उसी पल वो विशाल नीली तलवार फिर से डेविल के भूतिया सिर के ऊपर प्रकट हुई और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे की ओर वार किया। एल्डर डेविल ने अपने हाथ उठाए और उन दोनों खून जैसे लाल भालों को उस आती हुई तलवार की ओर छोड़ दिया। 2 भयानक धमाके हुए और लाल चमक और सुनहरी बिजली एक दूसरे से टकराने लगी। उन भालों ने उस विशाल तलवार और उसकी डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग का डटकर मुकाबला किया। जल्द ही उस विशाल तलवार से एक लंबी गूंज निकली और वो 10 मीटर पीछे धकेल दी गई। तलवार की रोशनी तेजी से टिमटिमाई और वो काफी धुंधली पड़ गई। तलवार के साथ उसके जुड़ाव के कारण हानली का चेहरा एक पल के लिए खून की तरह लाल हुआ और अगले ही पल पीला पड़ गया, लेकिन जल्द ही वो सामान्य हो गया। तलवार की आध्यात्मिक शक्ति को नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण हानली की आत्मा को भी चोट लगी। सौभाग्य से उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और इतना नुकसान उसे प्रभावित करने के लिए काफी नहीं था। हालांकि हानली ने इसे और आगे ले जाने की हिम्मत नहीं की और उसने विशाल तलवार की ओर इशारा किया। एक गुनगुनाती आवाज के साथ वो तलवार कई नीली किरणों में बदल गई और उसके शरीर की ओर वापस उड़ने लगी। तलवारों को वापस जाता देख डेविल जोर से चिल्लाया, भाग रहे हो, ये तलवारें यहीं रहेंगी। फिर उसने उन लाल भालों की ओर इशारा किया और रोशनी की एक चमक के साथ वे भाले 2 लाल हाथों में बदल गए। वे हवा को चीरते हुए तेजी से तलवारों का पीछा करने लगे। जब उसने देखा कि हानली ने लापरवाही से अपने इतने सारे गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू के मैजिक ट्रेजर्स बाहर निकाल लिए हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से हानली को उन्हें आसानी से वापस ले जाने नहीं देना चाहता था। फिर वो घूमा और खुद को डेविलिश की के एक बड़े बादल में घेर लिया और उनके पीछे तेजी से दौड़ पड़ा। जब सीनियर मार्शल ब्रदर चंग ने ये देखा तो उन्हें खाली खड़े रहने में बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने हानली की मदद करने के इरादे से अपने हाथ में एक छोटी पीली तलवार मंगवाई। इससे पहले कि वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड चलाते, उन्हें अचानक हानली का वॉइस ट्रांसमिशन सुनाई दिया, सीनियर मार्शल ब्रदर, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब तक इंतजार करें जब तक डेविल फंस ना जाए। बूढ़ा व्यक्ति ये सुनकर हैरान रह गया और कुछ सोचकर उसने तुरंत अपनी हरकतें रोक दी, जिससे उसे बड़ी राहत महसूस हुई। उस समय वे बड़े लाल हाथ उन नीली तलवारों के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और हर सेकंड उनकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। तलवारों को पकड़ने के लिए उन 2 लाल हाथों की बढ़ती हुई कोशिश को देखकर हानली ने शांति से उन पर स्पेल सील्स की एक सीरीज छोड़ी। उड़ती हुई तलवारों के उस झुंड से एक गूंज निकली और वे अचानक एक साथ जुड़कर की के बादल में बदल गईं और हवा में उनकी गति कई गुना बढ़ गई। वे दोनों लाल हाथ अपने निशाने से चूक गए क्योंकि छोटी नीली तलवारें हानली के ऊपर पहुंच गई थीं और हवा में घूमने लगी थीं। डेविल इस बात से आग बबूला हो गया।
उसे ऐसा लगा जैसे हानली जानबूझकर उसके साथ खेल रहा है। डेविल का चेहरा उतर गया। उसने अपने बड़े लाल हाथों को वापस बुलाया। वे पंजे वापस उड़कर उसके चारों ओर घूमने लगे और फिर 2 लाल तलवारों के रूप में उसके हाथों में आ गए। तभी डेविल के मुंह से एक तीखी सीटी निकली और 30 मीटर से ज्यादा की डेविलिश की बिना किसी चेतावनी के इकट्ठा होकर अचानक हानली की ओर बढ़ी। डेविल उस धुंध के भीतर छिपकर नजरों से ओझल हो गया। अपनी ओर आती उस डेविलिश की को देखकर हानली ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपने हाथ उठाए और सुनहरी बिजली की लहरें उसकी बाहों पर दौड़ने लगीं, जिससे डेविलिश की को रोकने के लिए बिजली का एक बड़ा जाल बन गया। फिर उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी और उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। लेकिन इसके तुरंत बाद हानली के चेहरे पर झटके के भाव आए। वहां डेविल का कोई नामो निशान नहीं था। उसने अपना सिर ऊपर आसमान की ओर देखा और वहां भी कुछ नहीं मिला। हानली दंग रह गया और उसने अपनी ठुड्डी को छुआ। कुछ सोचते ही उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने तुरंत सीनियर मार्शल ब्रदर चंग का हाथ पकड़ा और वहां से तेजी से निकल गया। उसी पल जहां हानली खड़ा था वहां लाल रोशनी की 2 लकीरें चमकी और डेविल 10 मीटर नीचे प्रकट हुआ। डेविल के सिरों पर हैरानी के भाव थे। उसे यकीन था कि उसका ये अचानक हमला पूरी तरह सफल होगा। हानली ने मन ही मन डेविल की इस दुष्टता को कोसा। उसने वास्तव में नीचे से हमला करने के बारे में सोचा था। अगर हानली की फुर्ती या उसकी ब्राइट साइड स्पिरिटाइज ना होती तो उसके 2 टुकड़े हो गए होते। 3 रंगों वाले भ्रंगों से बना उसका सुरक्षा कवच और उसकी लाइट बैरियर इतने घातक प्रहार को नहीं झेल पाते। पास ही खड़े सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग पसीने से तरबतर थे और उनका मन डर से भरा हुआ था। एल्डर डेविल अपनी जगह खड़ा रहा और उसने देखा कि हान ही के चेहरे के भाव कई बार बदले। डेविल उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुराया और उसकी छाया धुंधली हो गई। वो काली रोशनी की एक लकीर बनकर आगे बढ़ा। ये देखकर हान ली मुस्कुराया। वो काली लकीर अभी 10 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि उसके सामने सुनहरी रोशनी चमक उठी। एक साधारण सा दिखने वाला सुनहरा धागा प्रकट हुआ और उसके सामने लहराया। एक हल्की आवाज के साथ उस काली लकीर के सामने 2 लाल तलवारें प्रकट हुईं, जिन्होंने अचानक उस सुनहरे धागे को रोक दिया। लेकिन एक भारी धमक सुनाई दी और वो काली लकीर 3 मीटर पीछे धकेल दी गई। एल्डर डेविल की डगमगाती हुई आकृति सामने आ गई। उसके दोनों सिरों पर हैरानी साफ दिख रही थी। फिर वो सुनहरा धागा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये साफ था कि एल्डर डेविल आखिरकार ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन में फंस चुका था। उस पल हान ली ने अपने हाथों से एक मंत्र बनाया और ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। गिनती से बाहर मंत्र मुग्ध कर देने वाले सुनहरे धागे एल्डर डेविल के चारों ओर रुक रुक कर चमकने लगे। वे पूरी तरह खामोश थे और धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। एल्डर डेविल का चेहरा सख्त हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो हान ली के जाल में फंस चुका है और किसी अनजान पाबंदी में घुस गया है। गुस्से और घबराहट में उसने अपनी तलवारें घुमाईं और हान ली की ओर कई हमलावर लकीरें छोड़ीं। लेकिन उसके रास्ते में कई दर्जन सुनहरे धागे चमके, जिन्होंने उन लाल लकीरों को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया और उन्हें रोशनी की बूंदों में बिखेर दिया। एल्डर डेविल दंग रह गया और उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। वो ठंडी आवाज में फुंकारा और उसने अपनी लाल तलवारों को एक साथ ले आया। फिर रोशनी की एक तेज चमक के साथ वे जुड़कर एक विशाल ब्लेड में बदल गईं। उसने अपने चारों हाथों से उसे पकड़ा और हवा में बेहद धीमी गति से चलाने लगा। वो विशाल ब्लेड लाल चमक से जगमगा रहा था और उसने 3 मीटर लंबा एक अर्धचंद्राकार वार छोड़ा, जिससे भारी दबाव महसूस हो रहा था। रोशनी की ये विशाल लहर 30 मीटर दूर गई और फिर सुनहरे धागों के एक घने जाल से टकराई। वो रोशनी की लहर उन धागों के पार केवल 1 मीटर तक जा सकी और फिर पूरी तरह बिखर गई। एल्डर डेविल बुरी तरह घबरा गया। सुनहरे धागे हर दिशा में प्रकट हो रहे थे और धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। भले ही हान ली ने ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल पहले सिर्फ एक बार किया था, लेकिन अब वो इसे चलाने में कहीं ज्यादा माहिर हो गया था। सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग ये देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हान ली के पास ऐसी अतुलनीय क्षमताएं हैं। फॉर्मेशन के केंद्र में एल्डर डेविल ने वहां से भागने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया, कभी काली की के धागों में बदलकर तो कभी पतली काली लकीरों में। हालांकि उसकी कोई भी कोशिश उन सुनहरे धागों के पार नहीं जा सकी। उसने उस विशाल ब्लेड को 4 लंबे और पतले ब्लेड में बांट दिया और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें एक साथ घुमाकर लाल रोशनी का एक गोला बनाकर आगे बढ़ा। नतीजा ये हुआ कि वो उन सुनहरे धागों से लगभग कट-कट टुकड़ों में बंटने ही वाला था। अपनी पूरी ताकत पर भी वो लाल रोशनी उन सुनहरे धागों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रोक पाई। ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन छोटा होता गया और सुनहरे धागे एल्डर डेविल के और करीब आ गए। जब वे एल्डर डेविल से केवल 10 मीटर की दूरी पर थे तो उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और चिल्लाया। एक चीख भारी और गहरी थी तो दूसरी धीमी और तीखी।
हान ली ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वो सोच ही रहा था कि वो क्या करने वाला है कि तभी उसे 1 किलोमीटर दूर डेविल फायर में डूबे हुए मुख्य एल्डर डेविल से वैसी ही चीख सुनाई दी। उसके बाद डेविल फायर से एक विशाल आकृति निकली और हान ली की दिशा में बढ़ने लगी। काली डेविल फ्लेम्स में लिपटा हुआ वैसा ही 2 सिरों और 4 हाथों वाला एक और डेविल प्रकट हुआ था, लेकिन उसका शरीर 20 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और वो कुछ ही पलों में हान ली के पास पहुंचने वाला था। हान ली के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसी पल उसने सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग को राहत की सांस लेते हुए चिल्लाते हुए सुना, जूनियर मार्शल ब्रदर हान, हमारी कुमुक आ गई है। हान ली हैरान रह गया और उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। उसने वहां 2 रोशनी की चमक देखी। कल्टीवेटर्स के 2 समूह उनकी दिशा में बढ़ रहे थे। तब हान ली ने भागने का विचार पूरी तरह छोड़ दिया। एक एल्डर डेविल उसके तलवार फॉर्मेशन में फंसा हुआ था और दूसरा उसकी मदद के लिए तेजी से आ रहा था। उसने तुरंत एक फैसला किया और अपने सिर के ऊपर लगातार घूम रहे बैंगनी लेप्टों वाले पक्षी की ओर इशारा किया। उसने अपने पंख फैलाए और आते हुए एल्डर डेविल की ओर उड़ चला। फिर उसने अपना दूसरा हाथ घुमाया और ब्लड डेविल सोर्ड निकाली। उसके दूसरे हाथ में लाल रोशनी की एक चमक के साथ एक लाल तावीज दिखाई दिया। उस पर एक लाल फ्लड ड्रैगन घूम रहा था। ये वही स्पिरिट सब्जुगेशन तावीज था जिसे बनाने में उसने बहुत मेहनत की थी। हालांकि उसने इस तावीज का इस्तेमाल हेवनली साउथ की सीमा पर हुई लड़ाई में किया था, लेकिन उसने इसे बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे इसकी केवल 1/3 शक्ति ही खर्च हुई थी। तावीज को बाहर निकालकर उसने उसे अपने शरीर पर लगा लिया। लाल रोशनी की एक चमक के साथ वो तावीज बिना किसी निशान के गायब हो गया और हान ली के शरीर के ऊपर अचानक एक विशाल फ्लड ड्रैगन प्रकट हुआ। वो 30 मीटर ऊंचा था और उसका शरीर गहरा लाल था, जो बिल्कुल 8वें ग्रेड के वेनमस फ्लड ड्रैगन के असली रूप जैसा दिख रहा था। उस फ्लड ड्रैगन के प्रकट होने के बाद उसने दुनिया हिला देने वाली एक दहाड़ मारी, जिससे आसपास के आसमान का रंग तक बदल गया। इस आवाज ने दोनों डेविल्स को बुरी तरह चौंका दिया। सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग भी पूरी तरह से हैरान दिखाई दे रहे थे। जैसे ही फ्लड ड्रैगन की दहाड़ शांत हुई, उसकी आकृति हवा में एक बार घूमी और हान ली की पीठ में समा गई। उसके पीछे एक गहरा लाल यानी क्रिम्सन प्रकाश चमकने लगा और अचानक हान ली के शरीर पर 3 इंच लंबा एक छोटा क्रिम्सन फ्लड ड्रैगन जीता जागता सा घूमने लगा। तभी हान ली का शरीर क्रिम्सन रोशनी के साथ धड़कने लगा और उसके पूरे बदन पर अंगूठे के आकार के चमकदार क्रिम्सन स्केल्स यानी शल्क उभर आए। उसके सिर के ऊपरी हिस्से में एक तेज दर्द हुआ और वहां एक छोटा सा गहरा लाल सींग निकल आया। उसके हाथ बेहद सख्त हो गए और उंगलियां नुकीली और चीर देने वाली धारदार बन गई। पहली नज़र में हान ली का ये नया रूप स्वॉर्ड फॉर्मेशन में फंसे उस एल्डर डेविल जैसा ही लग रहा था। हालांकि हान ली का चेहरा अभी भी इंसानों जैसा ही था और स्केल्स सिर्फ उसके शरीर पर थे। वहीं दूसरी ओर एल्डर डेविल के दोनों सिर भयानक दिख रहे थे और उसके स्केल्स बैंगनी यानी पर्पल रंग के थे। हान ली ने स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मैन का इस्तेमाल किया था, जिसने फ्लड ड्रैगन की आत्मा की शक्ति से उसकी ट्रू एसेंस को बढ़ा दिया था और उसकी कल्टीवेशन को अर्ली और मिड नेसेंट सोल स्टेज के बॉर्डर तक पहुंचा दिया था। अपने शरीर से नीली और लाल रोशनी छोड़ते हुए उसने दोनों हाथों से ब्लड डेविल स्वॉर्ड को थाम लिया और अपनी पूरी मैजिक पावर उसमें झोंक दी। तलवार जोर जोर से थरथराने लगी और उसमें से लाल रोशनी के हिंसक झटके निकलने लगे। देखते ही देखते तलवार 3 मीटर लंबी हो गई और हवा में खून की सड़ान फैल गई। हान ली का लाल सींग भी फ्लड ड्रैगन की आत्मा की पूरी शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से चमकने लगा। छोटे एल्डर डेविल को स्वॉर्ड फॉर्मेशन में फंसा देख हान ली ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो बड़े डेविल को अपने साथी को बचाने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो दोनों आपस में मिल गए तो वो एक और भी भयानक दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन मुख्य डेविल की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन के पूरी तरह बंद होने और छोटे डेविल को खत्म करने से पहले ही वहां पहुंच जाता। अब हान ली के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खुद अपने हाथों से छोटे डेविल को खत्म करना। एक बार ये काम हो गया तो वो फौरन वहां से भाग निकलेगा, क्योंकि मुख्य एल्डर डेविल की ताकत का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। हालांकि ब्लड डेविल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के भयानक नतीजे होने वाले थे, जिससे उसकी ट्रू एसेंस को भारी नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो अब इस लड़ाई में ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। छोटे डेविल को मारने के बाद वो तुरंत भाग जाएगा और बाकी के कल्टिवेटर्स उस ताकतवर डेविल से निपट लेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी कल्टिवेशन को स्थायी नुकसान पहुंच सकता था। चूंकि उसने अकेले ही एक डेविल को मार दिया था, इसीलिए बाकी कल्टिवेटर्स को भी उससे कोई शिकायत नहीं होती। पर उसी पल ब्लड डेविल स्वॉर्ड मानो भूखी हो गई। पलक झपकते ही उसने हान ली की कल्टीवेशन की ज्यादातर ऊर्जा सोख ली। तलवार की क्रिम्सन रोशनी अब 20 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई थी और उसका ऑरा और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, जिसे देख हान ली खुद भी हैरान रह गया।
जब छोटे एल्डर डेविल ने यह देखा तो वो तलवार से निकलती उस रोशनी को एकटक देखता रह गया और उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। वो अब शांत नहीं रह सका और उसके भूतिए सिर ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम अपनी मौत ढूंढ रहे हो? एक इंसान होकर तुम हमारे पवित्र रेल्म के पवित्र हथियार का इस तरह बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम खुद एक डेविल बनना चाहते हो? हान ली ने ठंडी मुस्कान दी। उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और बस अपनी स्पिरिचुअल पावर तलवार में भरता रहा। ये देख डेविल गुस्से से पागल हो गया। उसे समझ आ गया कि हान ली उसकी जान लेने पर उतारू है। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया और उसका शरीर क्रिम्सन रोशनी से चमकने लगा। उसने अपने एक हाथ को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया और अपना ही एक दूसरा हाथ काट डाला। वो घाव इतना साफ था कि वहां से खून की एक बूंद भी नहीं टपकी। जैसे ही उसका हाथ अलग हुआ, उसने अपने दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया और उस पर अपनी ब्लड एसेंस की कई उल्टियां की, साथ ही कोई प्राचीन मंत्र बुदबुदाने लगा। वो कटा हुआ हाथ तुरंत लाल रोशनी से चमक उठा और अजीब तरह से मुड़ते हुए तलवार में नहीं बदल गया जब तक कि वो ब्लड डेविल स्वॉर्ड जैसी ही नहीं बन गई। वो तलवार चिकनी हड्डी की बनी थी और काली डेविलिश की से ढकी हुई थी। उसने जैसे ही उसे हवा में लहराया, उसके चारों तरफ काले धुएं जैसी तरंगे उठने लगीं। एल्डर डेविल उस तलवार को अपने सामने लाया और अपनी पूरी डेविलिश की उसमें भर दी, जिससे वो तलवार काली रोशनी से जगमगा उठी। हान ली ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसी वक्त उसके मन में मारने का जुनून यानी किलिंग इंटेंट भी पैदा हो गया। हालांकि वो इस अजीब तरीके से बनी हड्डी की तलवार की ताकत नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो इसे कम आंकने की गलती नहीं करना चाहता था। ये सोचकर उसने ब्लड डेविल स्वॉर्ड में मैजिक पावर डालना बंद कर दिया। फिर अपनी कांपती हुई तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर फंसे एल्डर डेविल पर जोरदार वार किया। वो उसे उस हड्डी की तलवार का पूरा इस्तेमाल करने का मौका नहीं देना चाहता था और फौरन हमला कर दिया। 30 मीटर लंबी एक विशाल लाल तलवार की रोशनी ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन की तरफ टूट पड़ी। तलवार की रोशनी पहुंचने से पहले ही एल्डर डेविल खून की गंध से घिर गया। स्वॉर्ड फॉर्मेशन के आसपास की हवा कांपने लगी और यहां तक कि स्पेस भी मुड़ने लगा, जैसे कोई बड़ी कंपन आसपास की चीजों को हिला रही हो। एल्डर डेविल सदमे में था। ये साफ तौर पर तलवार की पूरी ताकत का प्रदर्शन था। अगर उसे ठीक से याद था तो इंसान होली रेल्म के हथियारों को सिर्फ आधी ताकत पर ही इस्तेमाल कर सकते थे। क्या उसकी ताकत में ये बढ़ोतरी उसके इस बदले हुए रूप की वजह से थी? हालांकि उस डेविल ने प्राचीन काल की कई लड़ाइयां देखी थीं, लेकिन उसने स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मैन जैसी अविश्वसनीय चीज पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन अब जान पर बनाई थी तो उसके पास उस अधूरी चार्ज की हुई हड्डी की तलवार से वार को रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके दोनों सिर जोर से चीखे। एक काली रोशनी, जो लाल रोशनी के मुकाबले आधी ही थी, उस हड्डी की तलवार से निकली और सामने से आती लाल रोशनी से जा टकराई। लाल और काली रोशनी एक दूसरे से भिड़ गईं। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। टक्कर वाली जगह से ऊर्जा की लहरें किसी तूफान की तरह उठी। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग को करीब 1 दर्जन कदम पीछे हटना पड़ा, तब जाकर वो खुद को संभाल पाए। वहीं हान ली ने अपनी बढ़ी हुई कल्टीवेशन के दम पर खुद को संभाला और वो सिर्फ आधा कदम ही पीछे हटा। लेकिन एल्डर डेविल पर इन लहरों का कोई असर नहीं हुआ। वो बस बड़ी घबराहट के साथ ऊपर हो रही रोशनी की टक्कर को देखता रहा। वहां एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने हान ली और डेविल सोल दोनों को हैरान कर दिया। धमाके के बाद जहां दोनों रोशनी आपस में टकरा रही थीं, वहां अचानक एक मुट्ठी के आकार की काली गेंद जैसी चीज दिखाई दी। फिर वो तेजी से अपना आकार बदलने लगी। पलक झपकते ही वो 15 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी हो गई और पूरे स्वॉर्ड फॉर्मेशन के ऊपर फैल गई। हान ली कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस काली चीज से इंद्रधनुषी रोशनी का एक बड़ा गुबार निकला। उस रोशनी की रफ्तार इतनी तेज थी कि छोटे एल्डर डेविल और हान ली दोनों ही उसकी चपेट में आ गए। इसके बाद उस काली चीज ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग किस्मत वाले थे कि वे धमाके की वजह से पहले ही काफी पीछे जा चुके थे और इस खिंचाव से बच गए। बुरा हुआ, ये तो एक स्पेशल टीयर है। हान ली को हकीकत समझ आ गई और वो खौफ के मारे उस इंद्रधनुषी रोशनी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करना चाहा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके शरीर की सारी मैजिक पावर पूरी तरह गायब हो चुकी थी। हान ली पसीने पसीने हो गया। उस दरार में खिंचे चले जाने के डर से उसने घबराहट में अपनी उन बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वर्ड्स को इशारा किया। उधर वो छोटा एल्डर डेविल भी बेबस था और उसके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। जब वो इंद्रधनुषी रोशनी हान ली और एल्डर डेविल को दरार के अंदर खींचने लगी तो वे जरा भी विरोध नहीं कर पाए। तभी फॉर्मेशन से एक साफ झनझनाहट की आवाज आई और 100 से भी ज्यादा सुनहरी तलवारें लाल सुनहरी लकीरें बनाती हुई उस दरार की तरफ लपकीं। उसी समय पास में एक जोरदार धमाका हुआ। काले डेविलिश धुएं का एक गोला वहां दिखाई दिया और सीधे उस दरार के पास पहुंचा।
धुआं छटते ही वहां एक विशाल आकृति खड़ी थी जो किसी दैत्य यानी डिवाइन डेविल जैसी लग रही थी। जब मुख्य एल्डर डेविल ने देखा कि उसका दूसरा हिस्सा उस दरार में खिंचा जा रहा है तो वो गुस्से और घबराहट से भर गया। वो दरार के पास ही हवा में तैर रहा था क्योंकि वो खुद उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी नज़र उन आखिरी बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड्स पर पड़ी जो हान ली के पीछे जा रही थीं। उसने तुरंत हवा में अपना हाथ घुमाया और एक विशाल डेविलिश हाथ ने उन उड़ती तलवारों को पकड़ने की कोशिश की। तलवारों से तेज आवाज निकली और वे मुड़कर उस हाथ से बचते हुए सीधे दरार की तरफ भागीं। हालांकि 2 तलवारें थोड़ी धीमी रह गईं और उस हाथ ने उन्हें जकड़ लिया। उसी पल एक बैंगनी आग का गोला कहीं से आया और वो भी सीधे उस दरार के अंदर समा गया। वो विशाल एल्डर डेविल अभी कुछ सोच ही पाता कि वो स्पेशल टियर कई बार धुंधला हुआ और देखते ही देखते छोटा होकर गायब हो गया। अब वहां सिर्फ सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग और वो विशाल एल्डर डेविल ही बचे थे। एल्डर डेविल ने उस तरफ देखा जहां से दरार गायब हुई थी और उसके चेहरे के भाव बदलते रहे। फिर वो सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग की तरफ मुड़ा और उसके चेहरे पर जानलेवा नफरत उभर आई। चैंग घबरा गए और उन्होंने फौरन अपनी पीली तलवार से अपनी सुरक्षा की और पीछे हटने लगे, मन ही मन खुद को कोसते हुए। तभी उन्होंने उम्मीद के साथ अपने आसपास देखा। करीब 300 मीटर दूर से हरे कपड़ों वाले कल्टीवेटर्स में से कोई बोला, अरे ये क्या कल्टीवेटर चैंग नहीं है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये राक्षसी जीव क्या है? एक हरे कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने उस 2 सिर और 6 हाथ वाले विशाल एल्डर डेविल को हैरानी से देखा। ये कंट्रोलिंग सेक्ट के ग्रैंड एल्डर दोमन टू थे। उनके पीछे नैसन सूल स्तर के 3 और कल्टीवेटर्स थे। हाँ, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। उसी वक्त कुछ भारी शब्द सुनाई दिए और वहां दर्जन भर कारे कपड़ों वाले गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के लोग आ पहुंचे। बोलने वाला शख्स गोस्ट स्पिरिट सेक्ट का एल्डर झोंग था। इन दोनों समूहों ने जब उस स्पेशल टियर को गायब होते देखा तो सबके चेहरे पर हैरानी थी। सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग ने एक फीकी मुस्कान दी और बस इतना कह पाए, इसे समझाना बहुत मुश्किल है, पहले इस राक्षस से निपटते हैं। बहुत सावधान रहिएगा, ये डेविल बहुत ताकतवर है, जरा सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। दोमन टू और एल्डर झोंग ने एक दूसरे को उलझन में देखा। उनके साथ आए कल्टीवेटर्स ने तुरंत उस 10 मीटर ऊंचे डेविल को दूर से घेर लिया। एल्डर डेविल के दोनों भूतिए सिरों ने धीरे से घूमकर उन हिंसानी कल्टीवेटर्स को देखा जिन्होंने उसे घेरा हुआ था। उसके एक चेहरे ने नफरत से हंसते हुए अपनी जानलेवा मंशा जाहिर की, वहीं दूसरे चेहरे पर एक रहस्यमयी और ताने भरी मुस्कान थी। बिना एक शब्द बोले उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और 4 काली रोशनी की विशाल तलवारें अपने हाथों में बुला लीं। एक हल्की सी थरथराहट के साथ उन बड़ी तलवारों से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। जब सीनियर मार्शल ब्रदर चैंग ने ये जाना पहचाना मंजर देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जिस पल स्पेशल टियर ने उसे निगला, हान ली इंद्रधनुषी रोशनी से अंधा हो गया और उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। साथ ही उसके शरीर से जादुई शक्ति अचानक गायब होने की वजह से उसे चक्कर आने लगे और उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई। उसे यकीन था कि अगर उसके पास उसका फ्लड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ना होता तो वो अब तक बेहोश हो चुका होता। अचानक हान ली को महसूस हुआ कि उसके शरीर की स्पिरिचुअल पावर फिर से हलचल कर रही है और उसकी मैजिक पावर वापस लौट आई है। खुशी के मारे उसके शरीर से स्पिरिचुअल लाइट चमकने लगी। उसने खुद पर काबू पाया और अपनी स्थिति संभाली। उसी वक्त पास की इंद्रधनुषी रोशनी कुछ बार तेजी से झपकी और फिर गायब हो गई, जिससे उसके आसपास का नजारा साफ दिखने लगा। हान ली ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पलक झपकते ही वहां से 30 मीटर दूर उड़ गया। उसने देखा कि एल्डर डेविल ठीक उसके बगल में था, जिसे देखकर वो डर के मारे पीछे हट गया। उस वक्त हान ली बिना किसी जांच परख के समझ गया कि स्थिति क्या है। वे जिस स्पेशल डायमेंशन में थे वो सिर्फ 100 मीटर चौड़ा था और वहां सब कुछ साफ दिख रहा था। हान ली को यह देखकर निराशा हुई कि वहां उसके और एल्डर डेविल के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे पता चला कि वहां की हवा में स्पिरिचुअल की अविश्वसनीय रूप से घनी थी। वहां कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स और दवाइयां भी उगी हुई थीं और एक अधूरा गलियारा वाला पत्थर का पवेलियन भी था। उस जगह की दीवारें अभेद्य धूसर धुंध की बनी थीं। वो जगह एक छोड़े हुए औषधि उद्यान जैसी लग रही थी। हान ली हैरान था, लेकिन इस वक्त उसके सामने एक बड़ा दुश्मन खड़ा था और उसकी जान खतरे में थी। जाहिर है ये आसपास की जांच करने का समय नहीं था। अपने शरीर पर नीली रोशनी बिखेरते हुए हान ली ने ठंडी नजरों से एल्डर डेविल को देखा। उसने अपनी मुट्ठियां कसीं और उसके पूरे शरीर पर सुनहरी बिजली दौड़ने लगी।
उसी समय उसके सिर के ऊपर बैंगनी लपटों का एक गोला प्रकट हुआ और घूमने लगा। ये पर्पल एपेक्स फ्लेम्स का गोला हानली के निगले जाने के बाद तेजी से स्पेशल टियर के अंदर आ गया था, जिससे उसे बड़ी राहत मिली। आने वाली लड़ाई में ये यकीनन बहुत कीमती साबित होने वाला था। जहां तक एल्डर डेविल की बात थी, आसपास का मुआयना करने के बाद उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। फिर एक अजीब मुस्कान के साथ वो हंसा और बोला, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ स्पिरिट ईथर गार्डन का कोई बचा हुआ हिस्सा होगा। तबाही के मुहाने पर मुझे इतना बड़ा खजाना मिल गया। एल्डर डेविल पागलों की तरह चिल्लाया और फिर अचानक रुका जब उसका सिर अजीब तरह से घूमकर हानली की ओर मुड़ा। हानली ने ठंडी हुंकार भरी और उसकी आस्तीन कांपी, जिससे दर्जनों सुनहरी उड़ने वाली तलवारें बाहर निकलीं और उसके सामने तलवारों के धुंधलके में बदल गईं। लेकिन उसे ये देखकर गहरा झटका लगा कि उसकी ऑरिक एसेंस से बनी 2 बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड्स गायब थीं। ये तलवारें उसकी आत्मा से जुड़ी थीं, पर इस वक्त वो उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे 2 तलवारें उसके साथ स्पेशल टियर में प्रवेश नहीं कर पाई थीं। वो मन ही मन उदास होकर मुस्कुराया। अगर उसका कोई और मैजिक ट्रेजर होता तो ठीक था, लेकिन बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड्स एक सेट में थीं और उन 2 तलवारों के बिना वो ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिससे उसकी पूरी ताकत काफी कम हो गई थी। खुद को बेबस महसूस करते हुए उसने अपने सामने की तलवारों की ओर इशारा किया और खुद को बचाने के लिए स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मैन और डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग का सहारा लिया। जब एल्डर डेविल ने हानली को तैयार होते देखा तो उसने अपने होठ सिकोड़े और एक खौफनाक मुस्कान के साथ अपनी जीभ लहराई। उसके शरीर से डेविलिश की उबलने लगी और पलक झपकते ही उसने डिमेंशन के बड़े हिस्से को काली धुंध और ठंडी हवाओं से भर दिया। हानली ने एक गहरी सांस ली और अपनी बची हुई सारी डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग को इकट्ठा किया। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा और 100 से ज्यादा सुनहरी बिजली की लपटें मिलकर बाढ़ के ड्रैगन की तरह बन गईं। बिजली के ये ड्रैगन हानली के चारों ओर घूमने लगे और अपनी ताकत दिखाते हुए आसमान की तरफ दहाड़ने लगे। तुम्हारे पास अभी भी इतनी सारी डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग बची है? एल्डर डेविल हैरानी से चिल्लाया, लेकिन जल्द ही वो ठंडी हंसी हंसा और बिना कुछ कहे अपने हाथ उठाए। उसके हाथों से ठंडी हवा के 2 झोंके निकले और हवा में मौजूद डेविलिश की से मिलकर अनगिनत काली टहनियों का रूप ले लिया। हालांकि हानली की डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग इस काली शक्ति को रोक सकती थी, लेकिन वो इतनी भारी मात्रा का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हानली और एल्डर डेविल दोनों को ये बात समझ में आ गई थी और हानली का चेहरा उतर गया। पर उसे सबसे ज्यादा परेशान इस बात ने किया कि इस स्पेशल डिमेंशन के अंदर उसकी ब्लड शैडो इवेजन टेक्निक बेकार थी, इसलिए उसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। एल्डर डेविल जोर से चिल्लाया और वे सारी काली टहनियां एक साथ हानली पर टूट पड़ी। हानली ने खुद को तैयार किया और उसके शरीर के चारों ओर लिपटे सुनहरी बिजली के ड्रैगन उन टहनियों से टकराने के लिए दहाड़ते हुए आगे बढ़े। बैंगनी लपटों के गोले को हानली ने अपने सामने एक दीवार की तरह खड़ा कर दिया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वो स्पेशियल डायमेंशन अचानक कांपने लगा और वहां से जोर से कराहने जैसी आवाज आई। आसमान से एक चकाचौंध सफेद रोशनी चमकी जो जल्द ही चांदी जैसी हो गई। हानली और एल्डर डेविल दोनों झटके के कारण रुक गए। आसमान में बादल तेजी से उमड़ने लगे और चांदी जैसी लपटों में बदल गए। फिर एक जोरदार धमाके के साथ उन लपटों से चांदी की रोशनी की एक विशाल किरण सीधे एल्डर डेविल पर गिरी। एल्डर डेविल के ऊपर चांदी की रोशनी का एक बड़ा स्तंभ फट पड़ा, जिसने उसके संपर्क में आने वाली सारी डेविलिश की को साफ कर दिया। हानली ने देखा कि जलकर राख होने से पहले एल्डर डेविल के चेहरे पर खौफ साफ छलक रहा था। वो रोशनी का स्तंभ फिर से फटा और अनगिनत चांदी के अंगारे पूरी जगह फैल गए, जिससे वहां बची खुची सारी काली शक्ति खत्म हो गई। जहां एल्डर डेविल खड़ा था, वहां अब सिर्फ टूटे फूटे मैजिक ट्रेजर्स ही बचे थे। जैसे ही एल्डर डेविल का नामो निशान मिटा, चांदी की लपटें वापस खिंच गईं और धूसर धुंध फिर से सामान्य हो गई। अब वहां सिर्फ हानली बचा था, जिसके चेहरे पर गहरे अचरज के भाव थे। चांदी की लपटें? ये खतरनाक पाबंदी इस नश्वर संसार की नहीं लगती। कितनी हैरानी की बात है। जब हानली पूरी तरह सुध-बुध खोया हुआ था, तभी अचानक उसे अपने सिर के पीछे से मोनार्क ऑफ सोल डाइवर्जेंस की आवाज सुनाई दी। आपका क्या मतलब है? ये चांदी की लपटें कहां से आईं? हानली अपनी सुध में आया और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो भयानक दुश्मन बिना किसी जोखिम के मारा गया था। उसने अपना हाथ घुमाया और अपनी सुनहरी बिजली, बैंगनी लपटें और उड़ती तलवारें वापस बुला ली। मोनार्क ऑफ सोल डाइवर्जेंस एक पल के लिए चुप रहा और फिर आह भरते हुए बोला, जिस तरह इसने एल्डर डेविल को आसानी से खत्म किया, उससे साफ है कि ये हमारे मॉर्टल रेल्म की चीज नहीं थी।
उन चांदी की लपटों ने सिर्फ बुरी ऊर्जा को ढूंढा और सिर्फ एल्डर डेविल को निशाना बनाया, जिसका मतलब है कि यह स्पिरिट रेल्म के कल्टीवेटर्स का काम है। ऐसा लगता है कि प्राचीन काल के कल्टीवेटर्स अगर एल्डर डेविल्स पर जीत हासिल की थी तो वो स्पिरिट रेल्म के कल्टीवेटर्स की मदद की वजह से ही थी। हान ली का दिल ये सुनकर धड़क उठा। सीनियर, आपका मतलब है कि इस जगह के मालिक स्पिरिट रेल्म के कल्टीवेटर्स थे? भावुक होकर मोनार्क ऑफ सोल डाइवर्जेंस ने कहा, सही कहा। यह प्राचीन काल के मशहूर स्पिरिट ईथर गार्डन्स में से एक का खंडहर होना चाहिए। मैंने सुना है कि पुराने समय में बेहद शक्तिशाली कल्टीवेटर्स कुछ खास खजानों की मदद से एक छोटा स्पेशल डायमेंशन बना लेते थे, ताकि वहां ऐसी स्पिरिचुअल की में औषधियां उगाई जा सकें जो मॉर्टल रेल्म से कहीं ज्यादा बेहतर हों। ये बाग हर तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियों को उगाने के लिए मशहूर थे। हालांकि कोई अनहोनी हुई और सारे स्पिरिट ईथर गार्डन्स बिना किसी सुराग के गायब हो गए और बाद के कल्टीवेटर्स उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाए। मुझे नहीं लगा था कि डेविल फॉल वैली में ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये बाग किसी वजह से टूट गया लगता है। ये असल बाग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। स्पिरिट ईथर गार्डन, मैंने इनके बारे में रिकॉर्ड्स में पढ़ा था, पर मुझे लगा था कि ये अफवाहें हैं। मुझे नहीं पता था कि ये सच में होते हैं। हान ली बड़बड़ाया और उत्साह से अपने आसपास देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर उन मैजिक टूल्स पर पड़ी जो एल्डर डेविल छोड़ गया था। उसने उनकी तरफ इशारा किया और वो रोशनी की लकीरों की तरह उसके हाथों में आ गए। उन्हें देखने के बाद उसने उदासी से अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये खजाने डेविलिश की से दूषित हो चुकी थे और चांदी की लपटों ने इन्हें पूरी तरह झुलसा दिया था। इनकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब इन्हें दोबारा तराशा भी जाए तो भी ये अपनी असली ताकत का एक अंश भी नहीं दिखा पाएंगे। हान ली ने अपना सिर हिलाया और उन चीजों को अपने स्टोरेज पाउच में रख लिया। फिर उसके शरीर से सुर्ख रोशनी निकली और उसने स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मैन को वापस बुला लिया। वो ताबीज उड़कर उसके हाथ में आ गया। हान ली ने उसे ध्यान से देखा और बुदबुदाया, ये स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मैन अब सिर्फ एक बार और इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसे बस कुछ ही बार इस्तेमाल कर पाया हूं। इसके बाद हान ली जमीन पर उतरा और उसने अपनी आस्तीन झटकी। एक छोटी बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी बाहर निकली और सफेद रोशनी के साथ सिल्वर मून में बदल गई। सिल्वर मून ने हान ली के सामने झुककर अभिवादन किया और हंसते हुए कहा, मुझे लगा था कि मास्टर मुझे आखिरी लड़ाई में मदद के लिए बुलाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझे अब याद करेंगे। उस लड़ाई में काम आने के लिए तुम्हारा स्तर बहुत कम है, लेकिन तुम चलने फिरने की तकनीकों में माहिर हो। इस इलाके की तलाशी करने में मेरी मदद करो और देखो कि यहां कोई गुप्त तंत्र या पाबंदी छिपी है। जैसी आपकी आज्ञा। सिल्वर मून ने सिर हिलाया और चांदी जैसी रोशनी के साथ जमीन में समा गई। हान ली फिर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक समझ को फैलाया ताकि इस डायमेंशन के चप्पे चप्पे की जांच कर सके और देख सके कि वहां कोई राज तो नहीं छिपा। हान ली का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखी। थोड़ी देर बाद उसकी पलकें झपकी और उसके चेहरे पर अजीब से भाव आए। फिर उसने अपनी आंखें खोल लीं। वो तुरंत खड़ा हुआ और उत्साह से उस कोने की तरफ बढ़ा जहां एक अजीब से पौधे पर 10-12 बैंगनी रंग के फल लगे थे।